हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने सेल के बारे में समझा था, सेल के बेसिक ओरिजिन के बारे में समझा था, डिफरेंट सेल थ्योरीज पढ़ी थी और बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में देखा था जिन्होंने सेल की थ्योरी को प्रपोज किया था। सेल की डिस्कवरी आपकी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, क्योंकि एक डेड सेल थी। उसके अलावा अगर लिविंग सेल की हम बात कर रहे थे तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया था, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। पॉन्ड लेक के वाटर से उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। सेल के बारे में हमने मोस्ट ऑफ द चीजें डिस्कस कर ली थी हमारे लास्ट लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल की उन डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज के बारे में जो कि सेल के फंक्शंस के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं आपके सेल के न्यूक्लियस के बारे में। सेल का न्यूक्लियस जिसकी डिस्कवरी आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी और उन्होंने बहुत सारी सेल्स को देखा और देखने के बाद उन्होंने देखा कि हर सेल के अंदर एक बीच में सर्कुलर डार्क मैटर प्रेजेंट है और वो उस चीज को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस सेल के लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेक्चर काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेल के अगर ब्रेन की बात करें, यानी कि न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस सेल का ब्रेन माना जाता है। ये सेल को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। सेल के अंदर कोई भी फंक्शंस कैसे होने हैं, उसके ऑर्गेनेलिज काम कैसे करेंगे, यानी कि कंट्रोल सिस्टम अगर हम बात करें तो वो न्यूक्लियस के पास होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस में वो सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि हर सेल कैरी करती है और उसको अपने स्पेसिफिक फंक्शंस का पता होता है। अगर हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझें तो ये बाई लेयर वाला होता है, यानी कि दोहरी परत की झिल्ली होती है जो केंद्रक को घेरती है और उसकी सुरक्षा करती है। यानी कि अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सेल के अंदर और स्पेसिफिकली यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि इसे प्रोटेक्ट करके रखती है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर या नाभिकीय छिद्र कहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ये जो लेक्चर है आपका वो बाइलिंगुअल होने वाला है, ताकि जो लोग डी फार्म वाले स्टूडेंट्स हैं हिंदी में अगर उसे समझना चाहें तो उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं इस सेल के अंदर ऐसे समझिए एक जगह पर, जहां पर हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे थे तो न्यूक्लियस को छोड़कर सेल के अंदर प्रेजेंट सारे के सारे ऑर्गेनेलिज अलॉन्ग विद द सेल फ्लूइड कहलाते हैं आपका साइटोप्लाज्म। अगर इस साइटोप्लाज्म से कुछ भी आपका एक्सचेंज करना है, ट्रांसफर करना है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये पोर्स उसमें हेल्प करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस आपका राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर आपके राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। अब राइबोसोम के बारे में हमने आगे डिस्कस करेंगे। राइबोसोम आपका एक ऐसा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, कहा जाए तो ऑर्गेनेली है, जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी कि राइबोसोम आपकी प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर हम बात कर लेते हैं क्रोमेटिन। ये आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो डीएनए है वो आपके इस क्रोमेटिन का ही बना हुआ डीएनए और प्रोटीन का एक जाल होता है जो कि आपकी हेरिडिटरी और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला वो लिक्विड, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे कि साइटोप्लाज्म, जैसे कि आपने सेल के अंदर साइटोसोल देखा था जो फ्लूइड लाइक प्रेजेंट था, वो आपका साइटोसोल था अलॉन्ग विद द मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट न्यूक्लियस कहलाता है आपका साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जेल जैसा द्रव्य है जो केंद्रक को भरता है और इसके घटकों को सहारा देता है, यानी कि एक प्रोटेक्शन, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपका न्यूक्लियोप्लाज्म काम करता है। अगर हम न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में समझें तो न्यूक्लियस आपका कैरी करता है सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि अनुवांशिक सामग्री डीएनए को संग्रहित करता है आपका न्यूक्लियस। साथ ही साथ जितनी भी आपके सेलुलर फंक्शन होते हैं, यानी कि कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। कंट्रोलिंग पॉइंट अगर हम इसको कहें तो कंट्रोलिंग सिस्टम आपका न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल का। इसके साथ अगर हम बात करें वृद्धि, प्रजनन, वंशानुक्रम के लिए जिम्मेदार कौन है? ये आपका न्यूक्लियस ही सारी की सारी चीजों के लिए, ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियस ही होता है। न्यूक्लियोलस आपका राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये सारी की सारी चीजें आपकी न्यूक्लियस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो गई। अब नेक्स्ट हम समझे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमेटिन कह रहे हैं। क्रोमेटिन आपका एक कहा गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये क्रोमेटिन से ही आपका डीएनए बनता है और यही डीएनए लास्ट में जाके जब सेल डिवीजन की ओर जाती है तो क्रोमोसोम्स बनाता है और ये क्रोमोसोम्स
दो सिस्टर क्रोमेटिड जो आपके बनते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपका सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए होते हैं, यही पार्टिसिपेट करता है इन सेल डिवीजन में। तो क्रोमेटिन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और ये न्यूक्लियस में पाया जाने वाला डीएनए और प्रोटीन का जाल है। अगर आपसे पूछा जाता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमेटिन क्या है, तो डीएनए और प्रोटीन का एक नेटवर्क है जो कि बहुत सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। सेल डिवीजन भी इसी के वजह से होता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे कि डीएनए हमारा अगर देखा जाए तो डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो डीएनए को इतना कंडेंस करके पैक रखने में हमारा क्रोमेटिन हेल्प करता है। और जिसके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन हमारी हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, डीएनए को कंडेंस करा के रखती है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो पैक एंड प्रोटेक्ट द डीएनए, डीएनए को पैक और प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके साथ साथ रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जितनी भी जेनेटिक एक्टिविटी हो रही है, जीन एक्सप्रेशन की वजह से ही आपकी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है कि कौन सी प्रोटीन किस तरह का काम प्रोड्यूस करेगी, उसके लिए भी क्रोमेटिन रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही साथ इसेंशियल फॉर द सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, इस सेल ग्रोथ और डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। चलो, अब अगला इंपॉर्टेंट अगर हम कॉन्सेप्ट समझें तो आपके जो क्रोमेटिन होते हैं वो आपके, और स्पेसिफिकली हम बात करें क्रोमेटिन के बाद में जो क्रोमोसोम्स बनते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक टाइप होते हैं। मेनली इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके जो स्पेसिफिक सेंट्रोमेयर की लोकेशन होती है और इनके आर्म्स की लेंथ होती है, उसके बेसिस पर इनको क्या किया जाता है, 4 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला आ जाते हैं आपके मेटासेंट्रिक, दूसरे आ जाते हैं आपके सब मेटासेंट्रिक, तीसरा आपके एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। जैसा कि यहाँ पे नाम बता रहा है मेटासेंट्रिक, यानी कि इनका जो सेंट्रोमेयर है वो कहाँ पर होगा, मिडिल में होगा। अब ये जो मिडिल में है इसका सेंट्रोमेयर, तो इसके जो दोनों आर्म्स की लेंथ है, अपर आर्म्स की और लोअर आर्म्स की लेंथ इक्वल होगी, तो इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अब यहाँ पर आ जाता है सब मेटासेंट्रिक, यानी कि थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो इसके आर्म्स की लेंथ क्या है, अनइक्वल हो जाती है, यानी कि स्लाइटली शॉर्टर हो जाता है इसका अपर आर्म का, थोड़ा सा ऑफ चला जाता है। फिर क्या हो जाता है, एक्रोसेंट्रिक, यानी बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है और आर्म्स की जो लेंथ होती है वो हाईली अनइक्वल हो जाते हैं इसके आर्म। और लास्ट में हम बात करेंगे टीलोसेंट्रिक की, यहाँ पर आपके सिंगल ही आर्म रह जाते हैं और ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंड पे पहुंच जाता है क्रोमोसोम्स के। तो ये इनकी बेसिकली क्या कहते हैं, शेप होती है कहा जाए क्रोमोसोम्स की, तो इनके नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाए सिस्टम को समझते हैं जो कि आपके सेल के बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आपके प्रोटीन के सिंथेसिस में और प्रोटीन के रेगुलेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपके सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल से मिलकर बना है, जिसके अंदर आ जाते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। अब ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये साथ में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से समझिए कि ऐसे प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन को काम करने के लिए, बॉडी के अंदर ग्रोथ कराने के लिए सेल को बनानी पड़ती है प्रोटीन। तो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ये आपकी एज अ फैक्ट्री की तरह काम करता है जिसके अंदर सिंथेसाइज की जाती है आपकी प्रोटीन। और ये जो आपका इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, ईगोलावा। ईगोलावा से मतलब क्या है, E4 आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, G4 आपका गोल्जी एपरेटस आ जाएगा, लाइसोसोम, देन आपका वैक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। अब एक एक करके इन सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में हम देख लेते हैं। पहला जो टाइप है आपका वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम लोकेशन की बात करें तो सेल के अंदर जहां पर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसी के जस्ट नियर बाय, जस्ट न्यूक्लियस को सराउंड करके ही प्रेजेंट होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपके 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस होती है और ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 टाइप का होता है। पहला है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे डॉट आप ये देख रहे हैं, ये है राइबोसोम के डॉट। अब ये जब प्रोटीन की सिंथेसिस करता है तो यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, वो वर्कर हैं राइबोसोम जो कि उस फैक्ट्री के अंदर चिपके हुए हैं, इसीलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और साथ ही साथ उसके सराउंड होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका
क्या कहते हैं लिपिड के फॉर्मेशन में, और इसके पास कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये सेल के अंदर अगर कोई भी टॉक्सिक केमिकल आता है तो उसका ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी रहती है कि सेल के अंदर अगर कैल्शियम का स्टोरेज कहीं होता है तो वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक कंटिन्यूअस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक नलिकाकार कहा जाए तो ट्यूबुलर एंड लैक ऑफ राइबोसोम्स का कंटेनिंग है। इंपॉर्टेंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में, लिपिड सिंथेसिस में और ट्रांसपोर्ट और कैल्शियम के स्टोरेज में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर प्रोटीन बन तो जाती है, लेकिन प्रोटीन की ट्रेनिंग कैसे करानी है, प्रोटीन को कौन सा वर्क दिया जाएगा, प्रोटीन की सॉर्टिंग कैसे करनी है, प्रोटीन को फंक्शनलाइज कैसे करना है। तो पहले स्टेप में क्या है, आपका प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है आपका गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके हम डिस्कवरी की बात करें तो कैमिलियो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसी की वजह से इसका नाम गोल्जी एपरेटस रखा गया। और ये जो गोल्जी एपरेटस है, इसमें आप देख रहे हैं ये डिस्क आकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन डिस्क आकार के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टर्नी, और इनके दो फेज होते हैं। जैसे कि ऐसे समझिए, जब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है तो ये कुछ वेसिकल्स बना देता है जिनके अंदर आपकी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और गोल्जी एपरेटस के दो फेज होते हैं। पहला जो एंट्री फेज होता है, जहां से आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आती है, उसको हम बोलते हैं रिसीविंग फेज या फिर सिस फेज। अब ये पूरी जो फैक्ट्री है, इसके अंदर प्रोटीन की सॉर्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है, और इसी को गोल्जी एपरेटस को ही आपके सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। यानी कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जहां जहां पर प्रोटीन की जरूरत होती है उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो सिस फेज क्या करता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज की गई प्रोटीन को रिसीव करता है। उसके बाद ये जो प्रोटीन आती है, स्टेप में समझते हैं। पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो प्रोटीन एंड लिपिड्स अराइव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स। सिस फेज क्या करता है, उसको रिसीव करता है। दे एंटर इन अ सिस फेज ऑफ गोल्जी। उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन को ये मॉडिफाई करते हैं, यानी कि अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं, उसको स्पेसिफिक फंक्शंस देना है, सॉर्टेड करते हैं, और लास्ट में पैक करने के बाद ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका ये इसका दूसरा फेज होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस फेज। अब ये ट्रांस फेज क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रोटीन ट्रांसफर की जाती है। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा जिसको आपको ट्रांसफर करना है, तो ऐसा एंट्री फेज जहां से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन के आया, लिपिड बन के आया, उसको मॉडिफाई किया, पैक वैक किया, और उसके बाद ट्रांस फेज से क्या किया, अपनी स्पेसिफिक थैली बनाकर उनको निकलती हैं, जो कि वेसिकल्स के फॉर्म में अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, जहां जहां पर प्रोटीन की जरूरत होती है। ऐसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि थिंक गोल्जी बॉडी ऑपरेटर इज अ पोस्ट ऑफिस, इट मॉडिफाइज, सॉर्ट एंड पैकेज मटेरियल एंड सेंड्स देम टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन। ये आपका गोल्जी बॉडी का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करें हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज की, जो है आपका लाइसोसोम। अब जैसा इसका नाम है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या है, एक ऐसे समझो कि ये आपका झिल्ली से घिरे हुए कोशिका अंग होते हैं, जिनके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को, कोशिका के मलबे को तोड़ते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर सेल के अंदर कोई भी टॉक्सिक केमिकल आ जाता है, कोई भी टॉक्सिक, जैसे कि अब प्रोटीन बन रही है तो वेस्टेज भी तो बनेगा। अब वेस्टेज जब बन रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए, उसको इंगल्फ करके हटाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो जब प्रोटीन बनती है तो कोई ना कोई वेस्टेज यहाँ पर क्रिएट होता है। उस वेस्टेज को मैनेज करता है आपका लाइसोसोम, और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब इसको सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, उसके पीछे की सिंपल सी कहानी ये है कि अगर सेल के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ गई, सेल डिसफंक्शन हो गई, सेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके अंदर प्रेजेंट मेटाबॉलिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो जाता है, ये अपने आप को वर्स्ट कर लेता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सेल क्या कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है, और ये पूरी की पूरी सेल को इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर हम बात करें तो ये सेल के अंदर डाइजेस्ट करता है वेस्ट मटेरियल को, एंड सेलुलर डेब्रिस जो भी फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द प्रोटीन फॉर्मेशन, हेल्प्स इन डिफेंस बाय द डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल पार्टिकल्स। अगर सेल के अंदर कोई भी हार्मफुल पार्टिकल प्रेजेंट है उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। रिसाइकल करता है कंपोनेंट को फ्रॉम रीयूज, अगर कोई कंपोनेंट रिसाइकल हो सकता है, उसको सेल अगर दोबारा यूज करना चाहे तो ये उसको रिसाइकल कर देता है। फॉर्मेशन की बात करें कि आपका ये लाइसोसोम बनता कहाँ है, तो ये
बनता है आपके गोल्जी ऑपरेटस से। लाइसोसोम खुद से नहीं, आपके गोल्जी ऑपरेटस की हेल्प से बनाया जाता है और गोल्जी ऑपरेटस इसको फॉर्म करता है। अब ये जो वसाइकल बर्ड फ्रॉम द गोल्जी, ये गोल्जी के वसाइकल से अलग होते हैं। ये वो वसाइकल नहीं जो प्रोटीन को लेके जा रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे, ये डिफरेंट वसाइकल से। और दीज वसाइकल मैच्योर फ्रॉम लाइसोसोम, और ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये लाइसोसोम बन जाते हैं और ये एंजाइमेटिक एक्शन की तरह काम करते हैं सेल के वेस्टेज को क्लियर करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ऑर्गेनेलिज की बात कर लेते हैं। वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। जैसे समझ लीजिए ये आपके सेल का पावर हाउस के नाम से तो जाना जाता है, यानी कि इसके अंदर ही बनती है वो सारी की सारी एनर्जी जो सेल को चलाने के लिए चाहिए। अब सेल को चलाने के लिए क्या चाहिए? तो सेल को चलाने के लिए चाहिए आपके एटीपी। सेल की कोई करेंसी की अगर हम बात करें तो वो है आपकी एटीपी। और ये एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? वो होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसी के अंदर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एटीपी है सेल यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन एंड डू द फंक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शन जो सेल को करने होते हैं, वो किसकी हेल्प से करता है? एटीपी की हेल्प से करता है। और एक बात, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, तो ये अपनी प्रोटीन, अपने फंक्शंस को खुद भी रेगुलेट कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर का नाम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्म टाइप का ये बना हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी कई बार पूछे गए। इस चीज को बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप डिफरेंट फोल्ड देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे बोलते हैं। और ये फोल्ड्स आपके इनर मेम्ब्रेन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इट्स फोल्ड। अब ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो इसके अंदर भी डबल लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है, उसके साथ साथ इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। और इसी के अंदर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो सेल का जितना भी मेटाबॉलिज्म का काम है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा सेल की ग्रोथ, अपप्टोसिस एंड कैल्शियम स्टोरेज में आपका हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंस की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के अंदर इंपॉर्टेंस है क्या, तो ये हमारे सेल के लिए मेन एनर्जी सोर्स का काम करता है। उसके साथ साथ ये यूज ऑक्सीजन टू कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर होता है, तो इसकी वजह से ये क्या करता है? ऑक्सीजन को यूज करता है और उनको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। और ये इसेंशियल है किसी भी सेल के सर्वाइवल में। जब सेल कोई सर्वाइव करती है तो उसके सर्वाइवल में माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला हम एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली समझ लेते हैं, जो है आपका राइबोसोम। और राइबोसोम आपकी सेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम जब डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है आपके राइबोसोम का। और एक चीज और, जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनके राइबोसोम्स का जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो राइबोसोम हम देखते हैं वो 80S राइबोसोम्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली इसकी स्ट्रक्चर और साइज के बेसिस पर डिनोट किया जाता है। अब पहले समझते हैं कि राइबोसोम है क्या। तो आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और स्पेसिफिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे आपके क्या प्रेजेंट है? वसाइकल टाइप के प्रेजेंट थे। वो क्या है? वो फैक्ट्रीज हैं जिनके अंदर आपकी प्रोटीन बनती है। तो राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। दे सिंथेसाइज प्रोटीन बाय ट्रांसलेटिंग एमआरएनए। बेसिकली अगर हम बात करें तो डीएनए से आपका क्या बनता है? आरएनए। ठीक है, आरएनए आपका क्या करता है? बनाता है आपका मैसेंजर आरएनए, जिसको हम एमआरएनए बोलते हैं। और ये एमआरएनए ही मैसेज बनाता है, या फिर कहा जाए एक सिग्नल देता है राइबोसोम को कि आप क्या करो? प्रोटीन सिंथेसिस करो जिस प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और साथ ही में ये यूज करता है एटीपी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो इसके बारे में हम डिटेल में एक किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इसका समझ लीजिए कि आपका जो क्या है, ये आपका पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है। अगर हम इसकी बात करें, ये ग्रोइंग, इससे पॉलीपेप्टाइड निकल रहे होते हैं एमआरएनए के फॉर्म, एमआरएनए की हेल्प से। उसकी एक यूनिट जो 2 यूनिट में डिवाइड है, उसको हम लार्ज यूनिट बोलते हैं। ठीक है, लार्ज यूनिट। ठीक है, और इसके बाद इसकी होती है आपकी
स्मॉल यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो कंटेन करता है आरआरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, लार्ज यूनिट में आरआरएनए प्रेजेंट होता है और यहाँ पर आपका जो स्पेसिफिक है वो एमआरएनए जाता है, इसकी पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अंदर जेनेटिक कोड होते हैं। स्मॉल सब यूनिट की बात करें, ये क्या करती है, बाइंड करती है एमआरएनए से फॉर डिकोडिंग द कोड, जिस कोड को डिकोड करके जो प्रोटीन हमको बनानी है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी प्रोटीन बन रही है वो बहुत ज्यादा इंटैक्ट और बहुत ज्यादा ऑथेंटिक प्रोसेस से बनती है, ऐसा नहीं कोई भी इस फंक्शन में गड़बड़ हो जाए। और अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो पहला तो फंक्शन यही हो गया कि एमआरएनए को पढ़कर क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है। एमआरएनए आप ऐसे समझिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके अंदर कोड मेंशन होते हैं, उस कोड को आपका सब यूनिट नोट करता है और उसके बाद आरआरएनए की हेल्प से प्रोटीन क्या है, फॉर्मेशन होता है। अगर हम एसेंशियल ऑफ सेल ग्रोथ की बात करें तो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए भी करती है क्योंकि सेल को कांस्टेंट जरूरत होती है प्रोटीन की, क्योंकि आपके ऐसा समझिए सेल डिवीजन के लिए भी प्रोटीन चाहिए, उसके रख रखाव के लिए भी क्या है, प्रोटीन चाहिए। अब ये सपोर्ट करती है वेरियस सेलुलर प्रोसेस जैसे कि प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम्स इन्वॉल्व इन एंजाइम, हार्मोन्स, स्ट्रक्चर एंड सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग भी करती है, हार्मोन का प्रोडक्शन भी करती है, तो इन सब के लिए प्रोटीन आपकी चाहिए होती है। और अब इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये वाइटल फॉर लाइफ। विदाउट राइबोसोम्स सेल कैन नॉट मेक प्रोटीन एंड लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्रोटीन, क्योंकि एवरीथिंग मेड बाय प्रोटीन इन द बॉडी और प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर द बॉडी। ठीक है, यानी कि राइबोसोम के बिना कोशिकाएं प्रोटीन नहीं बना सकती और इसके साथ ही साथ जीवन भी संभव नहीं है। ये आपके सारे के सारे ऑल लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि प्रोकैरियोटिक में आपका 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, ये भी प्रोटीन बनाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर और ये बहुत लार्ज नंबर में काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? राइबोसोम या तो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे, ये अपने आप में ऐसे ही इट सेल्फ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल भी हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में, और साथ ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो प्रेजेंट होते ही हैं। यहाँ तक आपको राइबोसोम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनेल जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। और ये सेंट्रोसोम आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सेल डिवीजन। यही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके सेल डिवीजन में, जब आपके क्रोमोसोम्स को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है ताकि इक्वल डिवीजन हो आपके क्रोमोसोम्स का, दो डॉटर सेल बन पाए, उसके लिए आपका सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि सेंट्रोसोम इज द मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग माइटोटिक एनिमल सेल या माइटोसिस डिवीजन में ये काम करता है। सेंट्रोसोम पसी कोशिका का मुख्य माइक्रोट्यूब्यूल आयोजक होता है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें, ये माइटोटिक स्पिंडल्स बनाता है। ये वही स्पिंडल्स हैं, जब हम अभी सेल डिवीजन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं स्पिंडल बनाने के टाइम पे, जिससे क्या है क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। जब आपका वो इक्वेटर पर पहुंचने के बाद मेटाफेज में अगर हम बात करें तो ये क्रोमोसोम्स का क्या होता है, ये जो स्पिंडल जिनसे कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर आपका सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है और काइनेटोकोर से आपके स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए होते हैं, जिनको रेगुलेट करता है आपका सेंट्रोसोम, इन्हीं का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को, साइटोप्लाज्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स के निर्माण में ये और उसके संगठन में हेल्प करता है। इसके अलावा सिलिया फ्लैजिला के फॉर्मेशन में फॉर्म करता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसमें, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ये जो सेंट्रोसोल होते हैं वो आपके दो पेयर में अरेंज होते हैं। इनको हम पेरीसेंट्रियोलर एमेटेरियल के नाम से भी जानते हैं, जो इसके पास प्रेजेंट होता है आपका प्रोटीन रिच प्रोडक्ट, और ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल को फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। जैसे कि आप ये देखिए, ये दो पार्ट पे पहुंच जाता है, अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं और ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर, जो कि आपके क्रोमोसोम से अटैच होते हैं और ये क्रोमोसोम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए होता है वो दो पार्ट में बन जाता है, जिससे दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। और इसी के साथ साथ ये मेंटेन करता है सेल की शेप, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। सेल का जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसके लिए सेंट्रोसोम इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो ये उनके मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये थे आपके सेल के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज। आपको यहां तक लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि हम इंटीग्रेटिव अप्रोच लेकर चल रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के साथ ही साथ हम इसमें
आपके इंटीग्रेटेड की बात कर रहे हैं, तो जब हम सेल साइकिल पढ़ रहे होंगे और सेल डिवीजन के प्रोसेस को हम देखेंगे कि कैसे आपकी सेल डिवाइड कर जाती है, मेनली दो फेज में आपकी होती है। एक होता है आपका इंटरफेज, दूसरा होता है आपका मेटाफेज, जिसको हम एम फेज बोलते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि 95% जिसको हम बोलते हैं टाइम सेल डिवाइड करने में यहीं पे लगाती है। इसको हम प्रिपरेटरी फेज या फिर सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। और इसके अंदर आपके दो फेज चलते हैं, इनको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और आपका दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसमें आपके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपका जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें हमारे दो डॉटर सेल बन जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बारे में समझेंगे। अब ये जब सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ से पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट डिजीज जो रहेगी आपकी कैंसर। जब हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं तो आपने कैंसर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा कि कैंसर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो यहां से पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका सेल डिवीजन का, जिससे कि आप सेल डिवीजन के पूरे प्रोसेस को समझ पाएं। सेल एक्चुअल में डिवाइड करता क्यों है, कैसे करता है, कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप में मेल फंक्शनिंग हो जाती है जिसकी वजह से हमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारी देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम कैंसर की पूरी पैथोलॉजी तो पढ़ेंगे और इनकी पूरी फार्माकोलॉजी भी पढ़ेंगे, यानी कि हम सारी की सारी ड्रग्स के बारे में भी यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये अप्रोच इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि सबसे पहले आपका स्पेसिफिक एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर होना चाहिए। जब आपका फिजियोलॉजी क्लियर होगा तो आप कैंसर की डिजीज के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को और इंपॉर्टेंट ड्रग्स को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। बेस्ट ट्रिक से हम क्या करेंगे, आपकी सारी की सारी मेडिसिन को याद रखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके एग्जाम की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, कैंसर यानी कीमोथेरेपी से आपके मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ब्रेनडेस्क EDU। यहाँ पर आपको एम्स एंड CISF की प्रिपरेशन कराई जा रही है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पर हमारा बेस्ट देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आपके लाइव लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर रेगुलर 1-to-1 सेशंस भी देखते हैं, जिसके हिसाब से अगर किसी को कोई डाउट है तो डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें उस पर प्रोवाइड कर जाए। टेस्ट सीरीज वगैरह, डिजिटल नोट्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहां पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।